हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 23 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। तो आपके एग्जाम में मुश्किल से 20 से 25 दिन का टाइम बचा है, उसको और ज़्यादा तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट प्लस आपको थ्योरी सिर्फ ₹201 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आप आज के वीडियो में आप डिटेल में देखोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, सारा चीज़ आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चयनित अवधान का फ़िल्टर थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी, एमपीपीएस, डीएसएसबी, ये सवाल काफ़ी बार हर स्टेट में जहाँ-जहाँ साइकोलॉजी पेपर होता है, वहाँ पर ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ब्रांड वेंट, ऑप्शन बी है ट्राइजरमैन, ऑप्शन सी है जॉनसन और हिंज या ऑप्शन डी मैकवर्थ। तो फिल्टर थ्योरी आपके ब्रॉन्ड बेंट ने दिया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग तुक्का मत लगाइएगा, अभी आपके पास टाइम है तो उस कमी को दूर कीजिए और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें अच्छे नंबर लाकर आप बीपीएससी टीचर क्वालिफाई कर कर बिहार में टीचर बनने की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन और हीज 1978 द्वारा प्रतिपादित अवधान सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गुण एकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी है चिरन सिद्धांत, बहुविध सिद्धांत या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जॉनसन और हीज ने 1978 में कोई सिद्धांत दिया ही नहीं था। मल्टी मोड थ्योरम आपके जॉनस्टन और हेंज ने 1978 में दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवधान का व्यक्तिगत पक्ष नहीं है? इंटरेस्ट, इमोशन, उद्दीपक की तीव्रता या ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता होगा जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके व्यक्तिगत पक्ष में होता है, इमोशन भी आपके व्यक्तिगत पक्ष में होता है और आपका क्यूरियोसिटी जिसे आप जिज्ञासा बोलते हैं, वो तीनों चीज़ आपके व्यक्तिगत पक्ष के अंदर होता है। लेकिन जो आपका स्टिमुलस होता है वो आपके व्यक्तिगत पक्ष में नहीं है। जब तक अगर आप कोई गोल नहीं देखते हो, जैसे कि अगर आपने कोई चिकन देख लिया या फिर किसी को कुछ खाते हुए पानी पूरी देख लिया, तो आपको उसको देखकर मन करेगा खाने का। ठीक है? तो अगर ऐसा कोई चीज़ जिसे आप दूसरे को देखकर आपको मन करे, आपका इच्छा करे, तो उसे हम स्टिमुलस के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। जो आपके व्यक्तिगत पक्ष नहीं होता, किसी को देखकर कोई काम करना, किसी कुछ देखकर खाने की चाहत रखना, उसे स्टिमुलस कहते हैं, उसे उद्दीपक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समय के लिए किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना और अप्रासंगिक सूचनाओं को अनदेखा करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है चयनित अवधान, ऑप्शन बी है दीर्घिकृत अवधान, ऑप्शन सी है अवधान अवधि या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जैसे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर आप किसी मार्ट में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, आपने देख लिया किसी कपड़े पर 50% ऑफ है, चाहे कोई सूट हो कोई शर्ट हुआ, आपको देखकर लगता है क्या 50% ऑफ है, तो आपको पार्टिकुलर जो आपका फोकस है आपके 50% पे चला गया, लेकिन नीचे जो लिखता है छोटू सा अप टू 50%, तो अप टू को आप क्या करते हो, उसे
अनदेखा कर देते हो, जो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, कौन-सा सेलेक्टिव होगा, सस्टेन्ड होगा, स्पैन ऑफ अटेंशन होगा या नॉन ऑफ द अबव होगा? आपको बताना है कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन या उस अनदेखा को क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलेक्टिव अटेंशन। आपने अटेंशन किस पे दिया? 50% पे, लेकिन जो अप टू था उसको आपने अनदेखा कर दिया। तो उसको हम सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, जो आपको अटेंशन देने के लिए 50% को बहुत बड़े अक्षर में लिखा गया था, जिस पे आप अटेंशन दो, और आपने अटेंशन दिया, तो उसको सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। और जिस पे आपने अप टू जो था, उस पे आपने ध्यान दिया ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है, प्रतिमा स्मृति जानी जाती है। काफ़ी इजी सवाल है। आइकनिक मेमोरी, हर बार आपने साइकोलॉजी जब भी आपने क्लास किया होगा तो आइकनिक मेमोरी की बात हमेशा की जाती है। पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, चित्रात्मक स्मृति या ऑप्शन डी स्मृति अवधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आइकॉनिक मेमोरी होता है वो आपका पिक्टोरियल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। आपको ऑप्शन देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ पे प्रतिमा है, प्रतिमा आपका क्या होता है? प्रतिमा कोई चित्र होता है, कोई आपका मूर्ति होता है, उसको चित्रात्मक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। जिसे आप इंग्लिश में पिक्टोरियल बोलो, चाहे कोई आइकॉनिक मेमोरी बोलो। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघुकालीन स्मृति का बहुआयामी दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है मिलर, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है बैटली या ऑप्शन डी सिफ्रेन। तो याद रखिएगा, जो मल्टी कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है आपके सबसे पहले बैटली के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसे याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं के लिए दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्मृति, ऑप्शन बी है घटनाजय स्मृति, ऑप्शन सी है अर्थगत स्मृति या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में मत पढ़ना, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को क्वेश्चन में जरूर पढ़िएगा, लेकिन एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को जरूर रीड कर लीजिएगा। और जितने हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी को तो पढ़ना आपको तो है ही, लेकिन साथ में एक बार इंग्लिश को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करा है। हिंदी में ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो आप आसानी से नहीं समझ सकते हो। ठीक है? तो आप इसलिए एक बार इंग्लिश पे भी ज़रूर गौर फरमाइएगा। अगर आप इंग्लिश देखते हो तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। और साइकोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो ऑप्शन आप राइट ऑप्शन आप ज़रूर फाइंड कर लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घटना स्मृति, जो आपके शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में पर्सनल एक्सपीरियंस का इवेंट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि हरमन एबिंगहॉस कौन थे? हरमन एबिंगहॉस आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। आपको पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टार्टिंग में आपने हरमन एबिंगहॉस के बारे में पढ़ा होगा। ये कौन से वैज्ञानिक थे, आपको ये बताना है। स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, या ऑप्शन सी ग्रीक दार्शनिक थे, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हर्मन एबिंगहॉस आपके जर्मन के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपना काम जो है इमोशन के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया था। इमोशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन का नंबर मतलब पीडीएफ आगे पीछे लग चुका है, तो क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान ना देकर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संकेत संचुनन सिद्धांत किसके नेतृत्व में अमेरिका के कई शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है? जिसे आप सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के नाम से जानते हो। आपको बताना है कि किसके द्वारा विकसित किया गया था।
पहला ऑप्शन है ग्रीन, हेल्सन, बकआउट या ऑप्शन डी जॉन ए स्वेट्स। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और आपके डीटीएपीएससी में पूछा गया था 2019 में। तो याद रखिएगा, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आपके जॉन एस्वर्ट्स के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत किसे कहते हैं? आपने क्लास 11-12 में ये सवाल पूछा गया था। आपके एनसीईआरटी में सवाल है भी, जाकर आप 11-12 का बुक उठाकर देख सकते हो कि नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत क्या है। रेटिना, ऑप्शन बी है रंजित या ऑप्शन सी स्वेट पटल या ऑप्शन डी फोविया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया गया। याद रखिएगा, नेत्र गोलक का सबसे जो बाहरी परत होता है उसे स्वेट पटल के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जिसे आप इंग्लिश में कोराइड के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के जोड़ों, कंडराओं और मांसपेशियों से संबंधित गतियों की सूचना सीएनएस को किस संवेदन द्वारा दी जाती है? जो आपका बॉडी जॉइंट्स है, जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, जो आपके मसल हैं, उनको किस प्रकार सीएनएस द्वारा आपके अंदर इमोशन पहुँचाई जाती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तवाचीय, ऑप्शन बी है घ्राण या ऑप्शन सी गतीय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसमें क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो ध्यान से आप ऑप्शन को देखो और आसानी से इसका आंसर आप फाइंड कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, काइनेटिक सेंसेशन। काइनेटिक सेंसेशन कैसे होगा? आपने काइनेस्टिक मतलब क्या होता है? काइनेस्टिक मतलब जो आपके पूरे जितने जॉइंट होते हैं बॉडी के पार्ट्स, और आप जैसे दौड़ते हो, जैसे आप टहलते हो, सब चीज़ आपके बॉडी जितने आपके जॉइंट पिन होते हैं, जॉइंट पिन आपकी हड्डियाँ होती हैं, सब आपके काइनेस्टिक सेंसेशन के अंदर आता है। और आपसे पूछा भी जा रहा है किसके बारे में? तो जोड़ों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, काइनेस्टिक सेंसेशन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में कौन गेस्टाल्ट उपागम से संबंधित है? संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ और कितनी बार मैंने आपको बताया भी कि गेस्टवाल्ट, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक विकास, कौन-कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं, मैंने पूरा डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी तक हमने 24 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने पूरा 24 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आप 24 वीडियो नहीं देख रहे हो, तो अपने एग्ज़ाम से पहले वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाद में आपको अफ़सोस ना हो, इसलिए सारे वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर प्लेलिस्ट को एक बार फाइंड कीजिए और पूरे वीडियो को एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है हल, कॉलर, कोफ़्का और आपका वर्दीमर। तो याद रखिएगा, जो आपके कॉलर थे, वर्दीमर थे और कोफ़्का, तीनों ने मिलकर अपना गेस्टाल्ट उपागम, गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था। और जो आपके हॉल साहब हैं, हॉल साहब आपके गेस्टाल्ट उपागम से संबंधित नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बाकी आप कोफ़्का और कोलट और वोल्डेमार्ट का नाम याद रखिएगा। इन तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट उपागम, गेस्टाल्ट थ्योरी की प्रतिपादन किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जो आपके हॉल साहब थे, वो आपके व्यवहारवादी थे। और कौन-कौन व्यवहारवादी हैं? जैसे आपके वाटसन हो गए, वाटसन आपके व्यवहारवादी माने जाते हैं। स्किनर कौन थे? स्किनर भी आपके व्यवहारवादी माने जाते हैं। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बार-बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है, प्रत्याशित संगठन के मामले में बॉटम ऑफ प्रक्रियन क्या बतलाता है? पहला ऑप्शन है संवेदी ग्राहकों के आंकड़ा लेकर इसको तंत्र में भेजना। सेकंड ऑप्शन है पूर्व अनुभव और संप्रदायों से सूचना लेना। या ऑप्शन सी गति ग्राहकों से आंकड़ा लेकर इसको तंत्र में भेजना। या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप गलती से, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी
डी ऑप्शन देखना जहाँ पर ए और बी हो, ऑल ऑफ द अबव हो, तो ऐसे ऑप्शन को आप आँख बंद करके तुक्का मत लगा देना। अगर आपको 100% आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, तब जाकर आप ऑप्शन डी टिक आउट करना, लेकिन कोशिश करना बिना सोचे समझे डी ऑप्शन टिक आउट ना करने का, क्योंकि स्टेट में और बीपीएससी में हर बार आपका डी ऑप्शन सही नहीं होता है। जब आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपको आंसर पता नहीं है, तब लास्ट में जाकर आप डी ऑप्शन टिक आउट कर सकते हो, तब आपका 50% चांस होता है आंसर सही होने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशिक संगठन में प्रदीय नियम क्या बताता है? पहला ऑप्शन है कारक जो व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी है प्रदीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित कारक, या ऑप्शन सी उद्दीपक से संबंधित कारक, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फैक्टर रिलेटेड टू स्टिमुलस, जो आपके प्रेस्टिजुअल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 काफी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक नेंत्रिय संकेतक नहीं है? पहला ऑप्शन है चेपक, ऑप्शन बी है अरेखीय परिदृश्य, रेटिनल विस्मिता, या ऑप्शन डी आकाशीय परिदृश्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रेटिनल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में भी आपको ADHD का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है ADHD का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसका प्रैक्टिस सेट अगर आपने लिया है तो इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि आपके एग्जाम में फिर से सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घिकृत अवधान जिसे आप सतत अवधान के नाम से भी जानते हो, किस पद के समान माना जाता है? छिनन, प्रतिज्ञान, अवधान में उतार, या ऑप्शन डी सतकर्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से बोलना पड़ता है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करते हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकता। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो मुझे भी मन करता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन कराया जाए जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको जो चाहिए शायद मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे भी मन नहीं करता और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइंड करने का जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। अगर आप चाहते हो डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए जो आपके एग्जाम के कम से कम सेम क्वेश्चन, तो मैं नहीं कह सकता कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन इतने ईमानदारी से जरूर कह सकता हूँ कि आपको सेम पैटर्न पे, और जो क्वेश्चन को मैं बता दूं कि आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरी पूरी तरह कोशिश होती है कि आपको ऐसा 25 या 30 क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन कराऊँ जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिले। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश ये एक भाषा विकृत है जो मानसिक क्षति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया नरोसा, एनीमिया, अफेसिया, या ऑप्शन डी एमनेसिया। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो इसका आंसर आप फाइंड कर पाओगे।
क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जो आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, जो आप किसी-किसी को देखते हो बोल नहीं पाते हैं या फिर उन्हें बोलने की ढंग नहीं होती है या फिर वो बोलने में हकलाते हैं, तो ऐसा चीज़ वो किसकी वजह से होता है आपको ये बताना है। तो उसको हम अफेसिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो, जिन्हें बोलने में हकलाते हैं, वैसे इंसान को हम अफेसिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? मैंने भी ये सवाल आपको बता चुका हूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में जाकर पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है अग्र मस्तिष्क या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सेरिबेलम। जो इंसान ड्रिंक करता है, ठीक है, ड्रिंक करने के बाद जो नाले में गिर जाता है उसे कुछ याद नहीं रहता, तो जो वो सब कुछ आपके सेरिबेलम की वजह से होता है। क्योंकि सेरिबेलम में जब आप ड्रिंक करते हो तो आपका जो मस्तिष्क जो होता है उसका सेरिबेलम वो थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है और आपको कुछ याद नहीं रहता है, और उस वजह से आप देखते हो जो ड्रिंक करके पूरा डांस करते और गाना गाते जाते हैं और नाली में जाके गिर जाते हैं, वो सब कुछ आपके सेरिबेलम की वजह से ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, सेरिबेलम जो मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा भी है और लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का विशेषता नहीं है? चारों ऑप्शन को आप देखिए और बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन सा विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जितने भी आपकी ग्रंथियां हैं सारे उनकी विशेषताएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान सा सवाल है, थायरिक्सिन के अंतस्राव से क्या होता है? एडिशन रोग होते हैं, क्रेटिनिज्म होता है, टिटेनी होता है, या ऑप्शन डी माइक्सोडोमा होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओवर सिक्रेशन जब आपके थायरॉक्सिन में होता है तो उससे आपके टिटेनी होने की वजह मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक रेडियो एक्टिव डाई द्वारा उत्सर्जित प्रोटिट्रॉन कणों पर निर्भर करती है और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली समझने में उपयोगी समझी जाती है? पहला ऑप्शन है सीटी स्कैनिंग, एमआरआई, पीटी स्कैनिंग, या ऑप्शन डी डबल ईजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट स्कैनिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप पोस्ट्रॉन इमोशन टोमोग्राफी के नाम से भी फुल फॉर्म होता है पीईटी का। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संतुलन और मुद्रा से सीधे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेंडुला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जो आपका सेरिबेलम होता है, यहाँ पर देख सकते हो पोस्चर। पोस्चर मतलब क्या होता है, जो आप सीधे से संतुलित में हो कि नहीं हो और अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सेरिबेलम में क्या बताया था, जब आप ड्रिंक कर लेते हो तो आपका बॉडी जो होता है वो संतुलन में नहीं होता है, आप उसे खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो। अगर मैं जितना बातें बोलता हूँ, अगर आप सारे पॉइंट को सुन रहे हो और सिर्फ सुनना नहीं है, उसे दिमाग में रखना भी है अपने, तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था सेरिबेलम जो ऐसा होता है, जब आप ड्रिंक करने के बाद आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उससे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तब जाकर नाली में गिरते हो या फिर उफटांग चीज़ें ऐसे आप बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान के अंदर के गाह को क्या कहते हैं? कान के अंदर कोई गाहक भी होता है, आपको पहले पता भी नहीं होगा
कि आपके कान के अंदर कोई ग्राहक भी होता है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ग्राहक, कीमो रिसेप्टर, टाप ग्राहक या ऑप्शन डी प्रकाश ग्राहक। तो जो आपके कान के अंदर जो ग्राहक होता है, तो वो आपका ग्राहक कस्टमर नहीं, इसमें कस्टमर का मतलब नहीं है, आपका ग्राहक का मतलब हुआ रिसेप्टर, जिसे आप सुनने की कैपेसिटी जो आप सुन पाते हो मेरी बातों को, वो आपके कौन-सा ऐसा रिसेप्टर होता है उसको नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? तो मैग्नो रिसेप्टर बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कोई आप कस्टमर मत समझ लेना कि आपके अंदर कोई कस्टमर रहता है। अगला क्वेश्चन है संवेदन उत्तेजित उद्दीपक के लॉकथ्रम में समानुपाती होता है, ये किसके द्वारा कहा गया था? स्टेटमेंट से आपके हर बार आपके पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट ज़रूर इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए और बताइए कि महान स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है वेबर का नियम, स्टीवन शक्ति का नियम, गुस्टाव वेकन का नियम या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए। आपको बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। कम से कम खुद से आप सही बताना कि 25 में आप कितना क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितनी तैयारी कर लिया आपने 25 क्वेश्चन से ओवरऑल आप अपने आप को जज कर पाओगे। अगर आपका स्कोर 18 प्लस आ रहा है तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। पूरा आप 75% आप रेडी हो चुके हो अपने एग्ज़ाम के लिए, बस आप इसी तरह मेहनत करते जाओ। अगर आपका स्कोर 25 से आपका 18 से काफ़ी स्कोर कम आ रहा है, जैसे कि 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इतना से आपका बीपीएससी क्वालीफाई नहीं होगा मेरे भाई। तो आप जितना आपके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके, उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसमें आपको सिर्फ़ ₹201 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में डिफिनेशन सहित आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी अपना फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, टेंशन हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ हेल्प हो जाए, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट तो लाइक करना तो बनता ही है। बाकी मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में।